हेलो एवरीवन। आज हम रियल एनालिसिस शुरू करेंगे। रियल एनालिसिस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीक्वेंस के बारे में जानेंगे। सीक्वेंस होता क्या है और उसके टाइप के बारे में जानेंगे, उसके नेचर के बारे में जानेंगे। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं, सीक्वेंस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखते हैं। सीक्वेंस होता क्या है? सीक्वेंस अ फंक्शन f such that n to s, n है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर, is called sequence in s, is called sequence in s। ये जो आपका कोडोमेन है उसमें कहलाएगा सीक्वेंस। और जो डोमेन होगा आपका यहाँ पर नेचुरल नंबर होगा, तो ये कहलाता है एक फंक्शन हो जो नेचुरल नंबर से किसी सेट में हो, तो हम बोलेंगे वो सीक्वेंस है उस सेट में, जिस सेट में डिफाइंड किया गया है एस में, कोडोमेन में कहलाएगा। अगर हम एस को आर ले लेते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर ले लेंगे, तो हमारा रियल सीक्वेंस हो जाएगा जो हमें पढ़ना है। हम रियल एनालिसिस में जो सीक्वेंस पढ़ेंगे, रियल सीक्वेंस पढ़ेंगे, रियल सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। अ फंक्शन एफ सच दैट n to r is called real sequence, is called real sequence। हमें रियल सीक्वेंस ही पढ़ना है। तो ये रियल सीक्वेंस की डेफिनेशन हुई। यहाँ पर n नेचुरल नंबर है और ये आपका रियल नंबर है। तो एक फंक्शन नेचुरल नंबर से रियल नंबर में, तो सीक्वेंस कहलाता है। तो हमें सीक्वेंस, रियल सीक्वेंस ही पढ़ना है रियल एनालिसिस में। तो हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ सीक्वेंस। कुछ सीक्वेंस का नोटेशन बता देते हैं, कुछ और सीक्वेंस के एग्जांपल कराते हैं, उसके बाद टाइप वगैरह सब बताते हैं हम आपको। तो नोटेशन लिख लेते हैं। इट इज डिनोटेड बाई अलग अलग ऑथर्स अलग अलग नोटेशन यूज करते हैं। डिनोटेड बाई an, या फिर कुछ ऑथर्स ऐसे भी लिख देते हैं, या कुछ ऑथर्स ऐसे लिख देते हैं an। तो ये सब नोटेशन है सीक्वेंस के। और जहां पर an कहलाता है सीक्वेंस का nth टर्म कहलाता है, where an is called nth term of sequence, ये सीक्वेंस an जो होगा सीक्वेंस का nth टर्म कहलाता है। तो ये सीक्वेंस की डेफिनेशन हुई और ये नोटेशन हमने आपको बताया सीक्वेंस को किस तरह डिनोट करते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद सीक्वेंस को सही ढंग से आपको एक्सप्लेन करते हैं। पहला एग्जांपल हम लेते हैं, n मैंने ले लिया, एक सीक्वेंस मैंने लिया n। तो n जो हमें लेना होगा, नेचुरल नंबर लेना होगा। तो सबसे पहला नेचुरल नंबर 1, फिर 2 ऐसे लेंगे। तो पहला नेचुरल नंबर 1, तो सीक्वेंस का पहला टर्म जो होगा वो हमारा 1 होगा। फिर इसी तरह हम दूसरा टर्म लेंगे 2, तो सीक्वेंस का जो दूसरा टर्म होगा 2 होगा। फिर 3 डॉट डॉट। ये सीक्वेंस के टर्म्स कहलाते हैं। फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ये सारे सीक्वेंस के टर्म कहलाते हैं। एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूं, 1/n। अब रखते हैं n को, पहले 1 रखेंगे तो पहला टर्म मिलेगा n = 1। फिर 2 रखेंगे, फिर दूसरा टर्म मिलेगा। टर्म लिखने का ये तरीका होता है 2। फिर 3 रखेंगे, यहां रखते जाएंगे, आपको टर्म्स मिलता जाएगा। n = 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, n = 2 रखेंगे तो सेकेंड टर्म मिलेगा, n = 3 रखेंगे तो सीक्वेंस का थर्ड टर्म मिल जाएगा। ये ऐसे टर्म्स निकालते चले जाएंगे। फिर एक एग्जांपल और मैं ले रहा हूं, -1 की पावर n। ये सीक्वेंस है, n रखेंगे, पहले 1 रखेंगे तो मिलेगा -1। फिर उसके बाद 2 रखेंगे तो -1 की पावर 2 1 हो जाएगा। जब पावर ऑड होगा तो -1 देगा, जब पावर इवन होगा तो 1 देगा। ये सीक्वेंस -1 फिर 1, ये इसका पहला टर्म है, पहला टर्म -1, फिर दूसरा टर्म 1, फिर तीसरा टर्म -1, फिर चौथा टर्म 1। ये ऐसे सारे टर्म सीक्वेंस के निकल जाएंगे। तो इस सीक्वेंस का नोटेशन हुआ, नोटेशन नहीं सॉरी, सीक्वेंस के एग्जांपल हुए।
अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाउंडेड एबव सीक्वेंस क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे बाउंडेड बिलो, फिर बाउंडेड के बारे में बताते हैं। बाउंडेड एबव सीक्वेंस, बाउंडेड एबव सीक्वेंस बाउंडेड एबव सीक्वेंस क्या होता है? अ सीक्वेंस an is said to be bounded above if there exists k belongs to R, एक रियल नंबर हमें मिल जाए such that an is less or equal to k for all n belongs to n। यहां मैं ये लिखूं या ना लिखूं आपको पहले पता होना चाहिए, n जो हमारा चलेगा नेचुरल नंबर ही होगा। तो यहां इसके कहने मतलब है कोई सीक्वेंस बाउंडेड एबव कब कहलाएगा? अगर एक आपको रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाए, ऐसा रियल नंबर मिल जाए जिससे सीक्वेंस के सारे टर्म, यहां फॉर ऑल का ना सभी टर्म क्या होने चाहिए? छोटे होने चाहिए या बराबर हो कोई टर्म, तो हम बोलेंगे सीक्वेंस कैसा है? बाउंडेड एबव है। तो एक एग्जांपल हम आपको बाउंडेड एबव पे बताते हैं। जैसे ये मैं ले लेता हूं 1/n, तो सीक्वेंस का पहला टर्म है 1, फिर 1/2, फिर 1/3, ये ऐसे, ये सीक्वेंस हमारा क्या है? एक सीक्वेंस लिखा। अब हम देखते हैं क्या कोई रियल नंबर ऐसा मिलता है जिस रियल नंबर से सीक्वेंस के सारे टर्म छोटे हैं। तो यहां पर हमें देखिए 1 मिल जा रहा है, 1 मिल जाएगा, बहुत सारे मिल जाएंगे, अगर मिलेगा तो बहुत मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा ही नहीं। तो 1 मिल जाएगा, तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं 1/n, या फिर यहां an लिख देता हूं। ये हमारा सीक्वेंस an जो है 1/n है। तो यहां पर हम देख रहे हैं an जो है लेस आर इक्वल टू 1 है फॉर ऑल n, सभी टर्म सीक्वेंस के 1 से छोटे हैं या इक्वल है। पहला टर्म देखिए 1 के इक्वल है, दूसरा 1 से छोटा है, तीसरा भी 1 से छोटा, सभी टर्म 1 से क्या है? छोटे हैं। तो ये सीक्वेंस हमारा कैसा हो गया? बाउंडेड एबव हो गया, बाउंडेड एबव। तो ये बाउंडेड एबव की डेफिनेशन हुई, और एक एग्जांपल हमने बताया। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स हम करेंगे और देखेंगे वो बाउंडेड है या नहीं है, बाउंडेड एबव या बिलो, सब कुछ चेक करेंगे, सब कुछ। अब हम बाउंडेड बिलो के डेफिनेशन बताते हैं। बाउंडेड बिलो, सीक्वेंस an is said to be bounded below if there exist, यहां k की जगह स्मॉल k कर देते हैं थोड़ा अलग करने के लिए, स्मॉल k कोई रियल नंबर मिल जाए, सच दैट, यहां पर ये चेंज हो जाएगा, सच दैट an ग्रेटर आर इक्वल टू k, an ग्रेटर आर इक्वल टू k फॉर ऑल n। तो सीक्वेंस हमारा क्या कहलाता है? बाउंडेड बिलो कहलाता है। अगर कोई रियल नंबर आपको मिल जाए, ऐसा मिल जाए जिससे सीक्वेंस के सारे टर्म बड़े हों या इक्वल हों, तो हम बोलेंगे सीक्वेंस कैसा है? बाउंडेड बिलो है। जैसे ये एग्जांपल मैंने लिया था, ये एग्जांपल उसमें इस पे भी फिट बैठेगा। तो अगर हम इस सीक्वेंस को देखना चाहते हैं कि ये बाउंडेड बिलो है कि नहीं, तो क्या कोई रियल नंबर हमें ऐसा मिलेगा जिससे सीक्वेंस के सारे टर्म बढ़े? तो बिल्कुल मिलेगा। 0 एक रियल नंबर मिल जाएगा, 0 क्या -1 भी ले सकते हैं, -2, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं जिससे सीक्वेंस के सारे टर्म बड़े होंगे। तो जैसे हम यहां से लिख सकते हैं an ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसमें सीक्वेंस का कोई भी टर्म 0 नहीं है, तो हम लिखेंगे सीक्वेंस के सारे टर्म जो होंगे 0 से क्या है? बड़े हैं, फॉर ऑल n, तो सभी n के लिए। तो हम बोलेंगे सीक्वेंस ये हमारा कैसा है? बाउंडेड बिलो है। तो ये बाउंडेड बिलो की डेफिनेशन हुई। अब हम इसके बाद बताते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है? कोई सीक्वेंस बाउंडेड होगा जो बाउंडेड अबव भी हो और बिलो भी हो, दोनों हो, तो सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? बाउंडेड। जैसे यही सीक्वेंस जो मैंने लिया था 1/n, ये बाउंडेड अबव भी है और बिलो दोनों है एक साथ, तो ये सीक्वेंस हमारा कैसा हो जाएगा? बाउंडेड हो जाएगा। लेकिन हम उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, a sequence an is said to be bounded if it is bounded above
as well as bounded below, as well as bounded below, मतलब दोनों हो, बाउंडेड अबव भी हो और बिलो हो, तो उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं बाउंडेड। जैसे ये सीक्वेंस जो मैंने लिया था, बाउंडेड अबव भी था और बिलो था, हमने देखा, तो हम इस सीक्वेंस को बाउंडेड कह सकते हैं, बाउंडेड होगा। an ग्रेटर देन 0 लेस आर इक्वल टू 1 फॉर ऑल n। तो सीक्वेंस हमारा क्या हो गया, ये सीक्वेंस जो हमने एग्जांपल लिया ये बाउंडेड था, इसका बाउंडेड, ये बाउंडेड बिलो भी है और अबव भी है। तो कोई सीक्वेंस बाउंडेड कब कहलाएगा, जो बाउंडेड अबव भी हो और बिलो भी हो, तो सीक्वेंस को बाउंडेड बोलते हैं। और ये जो नंबर आता है, जो भी आपको के या स्मॉल के एग्जिस्ट करता है बाउंडेड अबव या बिलो को, तो इसको बोलते हैं अपर बाउंड। ये सीक्वेंस का क्या कहलाता है, अपर बाउंड। और ये क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड। ये क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड। तो ये आपका अपर बाउंड हो गया और ये क्या हो गया, लोअर बाउंड हुआ। तो सीक्वेंस के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक में सबसे पहले पढ़ेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्या होता है। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की डेफिनेशन मैं मैथमेटिकली लिख दे रहा हूं और लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूं। an + 1 is greater or equal to an for all n। लैंग्वेज आप बना के लिख सकते हैं, सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग इफ an + 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू an फॉर ऑल n। मतलब इसके कहने का मतलब है, जैसे जैसे आप आगे बढ़े सीक्वेंस में, सीक्वेंस के टर्म्स में, तो वो बढ़ता जाए या इक्वल होता जाए, तो सीक्वेंस कैसा कहलाता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहलाता है। सेम इसका उल्टा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। an + 1 इज लेस और इक्वल टू an फॉर ऑल n। सेम इसका उल्टा, जैसे जैसे आप सीक्वेंस में आगे बढ़े, सीक्वेंस के टर्म घटते जाए या इक्वल होता जाए, तो हम ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अभी हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, थोड़ा और आपका क्लियर होगा डेफिनेशन। फिर उसके बाद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस an + 1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन an फॉर ऑल n। ग्रेटर और इक्वल टू की जगह क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, मतलब सीक्वेंस में जैसे आगे बढ़े, सीक्वेंस के टर्म बढ़ते ही जाए, इक्वल ना हो, तो ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। फिर उसके बाद स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस an + 1 इज लेस देन an फॉर ऑल n, फॉर ऑल n। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़े, सीक्वेंस के टर्म घटते ही जाएं, इक्वल ना हो, तो ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। यहां जो मैं फॉर ऑल n लिख रहा हूं, इसका मतलब n नेचुरल नंबर से ही लिया जाएगा। बार बार मैं n नहीं लिख रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए जो n होगा हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि सीक्वेंस की डेफिनेशन में ही है n एक फंक्शन सच दैट n to r इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो n हमारा हमेशा पूरे सीक्वेंस n हमारा जो रहेगा नेचुरल नंबर ही रहेगा। तो इसमें बार बेवजह का कंफ्यूजन मत रखिएगा आप लोग। तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हुआ, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग की डेफिनेशन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की डेफिनेशन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की डेफिनेशन हुई। मोनोटोनिक क्या होता है, अगर इनमें से कोई भी, चाहे वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, तो ऐसे सीक्वेंस को हम मोनोटोनिक सीक्वेंस बोलते हैं। अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक कहा जाए, अगर वो कोई कहे ये सीक्वेंस मोनोटोनिक है, तो इसका मतलब इनमें से कोई ना कोई एक होगा, या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा या मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अब आइए कुछ एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से थोड़ा आप लोग का डेफिनेशन और क्लियर होगा। मैंने एग्जांपल लिया n, पहला टर्म इसका 1 2 3 4 डॉट डॉट। आप देख रहे हैं लगातार टर्म बढ़ता ही जा रहा है, 2 1 से बड़ा, 3 2 से बड़ा, सब बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये सीक्वेंस हमारा कैसा हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ, जिसे मोनोटोनिक कह सकते हैं, मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। या 1/n ले लेता हूं, 1 1/2 1/3 1/4 डॉट डॉट। इसमें देखिएगा सीक्वेंस घटता ही जा रहा है, लगातार घटता जा रहा है। तो ये सीक्वेंस हमारा जो होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हुआ। अब एक सीक्वेंस में बना रहा हूं,
1 1 2 2 3 3, ये आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हुआ। देखिए पहला दूसरा टर्म इक्वल, फिर बड़ा, फिर इक्वल, फिर बड़ा, फिर इक्वल, ऐसे बन रहा है। तो ये सीक्वेंस हमारा कैसा हुआ? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हुआ। आप इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कह सकते, ये कैसा हुआ? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हुआ। फिर दूसरा बना रहा हूं मैं 1 1 1/2 1/2 1/3 1/3, एक सीक्वेंस मैंने इस तरह बनाया। तो इसमें भी देखिएगा पहला दूसरा इक्वल, फिर तीसरा चौथा इक्वल, फिर घटता भी जा रहा है, कम होता जा रहा है और इक्वल भी होता जा रहा है। तो ये हमारा जो होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हुआ, नहीं सॉरी स्ट्रिक्टली नहीं, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हुआ। तो ये हमारा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। लेकिन हम अगर एक वर्ड में बोलना चाहें तो हम इसे मोनोटोनिक कह सकते हैं, ये मोनोटोनिक सीक्वेंस है। एक सीक्वेंस में लिख रहा हूं कांस्टेंट सीक्वेंस। अब कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले हम कांस्टेंट सीक्वेंस के बारे में बता देते हैं। कांस्टेंट सीक्वेंस, कांस्टेंट सीक्वेंस जिसके सारे टर्म फिक्स हो, बदले ना, ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस। an इक्वल टू सी, सी कोई कांस्टेंट मैंने ले लिया, फॉर ऑल एन, an इक्वल टू सी कोई कांस्टेंट है, कोई रियल नंबर है, फॉर ऑल एन, तो ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस। तो अगर हम कांस्टेंट सीक्वेंस का नेचर चेक करें कि मोनोटोनिक में है कि कैसा है, एक सीक्वेंस मैंने ले लिया 1 1 1 1, ये सीक्वेंस ले लिया, सारे टर्म 1 1 है, कांस्टेंट सीक्वेंस मैंने लिया। तो अगर ये कैसा सीक्वेंस हुआ? ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, क्योंकि ये इसमें देखिए दोनों का, ये इंक्रीजिंग में ये जो कंडीशन होती है ग्रेटर आर इक्वल टू, या ग्रेटर हो या इक्वल हो, इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो हमारा ये कैसा होगा? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हुआ। या फिर ये देखिएगा डिक्रीजिंग वाला कंडीशन, इक्वलिटी इसमें भी है, इक्वलिटी यहां भी सेटिस्फाइड हो रही है। तो कांस्टेंट सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी होता है और डिक्रीजिंग भी होता है, और ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है जो दोनों नेचर रखता हो। तो केवल कांस्टेंट ही सीक्वेंस ऐसी है जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी होती है। तो हम लोगों ने सीक्वेंस में बाउंडेड पढ़ा और मोनोटोनिक पढ़ा। अब इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। थैंक यू।